बालाजी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और अभी तक YouTube के माध्यम से हम भी बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। इसी क्रम में हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज ये हमारा 11वां वीडियो है, जिसमें अभी हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत को भी हमने आपकी सुविधा के दृष्टिकोण से कई भागों में बांटा है, जिसमें कि सबसे पहले हमने दिल्ली के प्रशासन की व्यवस्था के बारे में, फिर दिल्ली के स्थापत्य और कला के विषय में, उसके बाद दिल्ली सल्तनत के साहित्य के विषय में पढ़ाई की। अब कुछ जो फैक्ट ऐसे हैं जो हो सकता है कहीं से कुछ छूट गया हो, तो उसे आज हम पूरा करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत विविध के नाम से। तो उम्मीद है आपने बाकी के 10 वीडियो देखे होंगे और सभी को देख करके आपने रिवीजन भी किया होगा। लगातार आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ने का सही तरीका यही होता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत विविध को। तो इसमें नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें जो कुछ MCQs छूट गए होंगे उन सभी को हम देखेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। ये भी एक फैक्ट है, आप इसको याद रखेंगे। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किन्होंने किया था? भारत में पोलो खेल का जो प्रचलन है वो तुर्कों ने किया था। ज्ञातव्य है कि कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो चौगान का शौकीन था। इसी खेल के दौरान घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों, जिनको हम उलेमा कहते हैं, को सामूहिक रूप से दस्तरबंदान पगड़ी पहनने वाले कहा जाता था, क्योंकि वे सिर पर आधिकारिक रूप से पहनी जाने वाली पगड़ी धारण करते थे। राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ। तो ये जो कुछ फैक्ट्स हैं जो छूट गए थे, तो वो ये फैक्ट्स हमने अभी अपने एक छोटे से नोट्स में देख लिया। अब हम चलते हैं MCQs की ओर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आप नीचे जो उत्तर लिखा हुआ है उस उत्तर को मत देखिए, पहले आप पढ़िए और खुद देखने की कोशिश करिए कि आपसे कितने प्रश्न हल होते हैं। जब नहीं बनता है तभी आप उत्तर देखा करिए। पहला प्रश्न है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। अभी हमने पढ़ा पोलो खेल का प्रचलन किन्होंने किया? तुर्कों ने किया। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या लिखा है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। ज्ञातव्य है कि कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो का शौकीन था। इसी खेल के दौरान घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु भी हुई थी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और नीचे जो आपको कूट दिए हुए हैं उनमें से बताना है कि कौन सा जो कूट है वो सही है। तो देखिए, फिरोज तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन, जहांगीर, एक तरफ व्यक्तियों के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ दीवान रियासत, नौरोज, नहरों का निर्माण और सर थॉमस रो। मतलब कौन किससे संबंधित है ये पूछा गया है। तो देखिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो फिरोज तुगलक हैं, फिरोज तुगलक ने बहुत सारे अच्छे काम किए थे, इसलिए उनको जाना जाता है। तो फिरोज तुगलक का आ जाएगा आपका नहरों का निर्माण से। उसके बाद आप देखिए, इसका मतलब आप ये देख लीजिए, जिसमें आपका पहले का 3 होगा, मतलब ऑप्शन बी लगभग अभी एक ऑप्शन से ऐसा लग रहा है। ठीक है। उसके बाद आप देखिए, बलबन ने किया था नौरोज, बी। तो लगभग आपका जो ऑप्शन बी है वो सही हो रहा है, बलबन नौरोज। अलाउद्दीन का संबंध किससे है? दीवाने रियासत से है। और फिर जहांगीर के काल में कौन आया था? सर थॉमस रो आया था। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन बी है वो ऑप्शन सही है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं।
राजधानी में आर्थिक मामलों की देखभाल के लिए दीवाने रियासत विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। फिरोज तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया था। फारसी त्योहार नौरोज को बलबन ने दिल्ली दरबार में प्रचलित किया था। अंग्रेज सर थॉमस रो मुगल शासक जहांगीर के काल में भारत आया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रश्न 3 क्या है? दिल्ली के सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदी देवताओं की पूजा होती थी। तो कब होती थी पूजा? जो होती थी वो नासिरुद्दीन खुसरो के शासनकाल में होती थी। आइए बढ़ते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नासिरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। मुबारक शाह की हत्या के उपरांत खुसरो खां नासिरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसको अंडरलाइन करिएगा। आप कभी भी एग्जाम में अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हमेशा ये नहीं है, इसको आप अंडरलाइन करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, इब्न बतूता मोरक्को से था, बिल्कुल सही है। मार्को पोलो इटली का था, बिल्कुल सही है। अब्दुल रज्जाक तुर्की का था, ये गलत है। अब्दुल रज्जाक तुर्की का नहीं था। नुनीज जो है वो पुर्तगाल का था, ठीक है। और अब्दुल रज्जाक कहाँ का था? तो अब्दुल रज्जाक जो था वो ईरानी था। आइए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आया था। ये भी याद रखना है आपको कि कौन किसके कार्यकाल में आया। तो जो इब्न बतूता है वो किसके कार्यकाल में आया था? वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। मार्को पोलो इटली का प्रसिद्ध यात्री था। यह पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर के समय भारत आया था, ठीक है। तो किसके शासनकाल में कौन आया था ये भी आपको याद रखना है। ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराव द्वितीय के कार्यकाल में आया था, विजयनगर आया था। नुनीस पुर्तगाल का यात्री था और अश्व व्यापारी था। इसने भी क्या की थी? विजयनगर की यात्रा की थी। तो देखिए, आपको सिर्फ कौन कहाँ से आया था ये याद नहीं रखना है। कभी कभी एग्जाम में आप पिछले सालों का पेपर देखेंगे तो उसमें ये भी पूछा गया है कि कौन किसके काल में आया था, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 5, निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम था? तो अनुक्रम जमाने के लिए आपको देखिए यहीं पर आ गई वो बात कि कौन किसके शासनकाल में आया था। तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इसको जमा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कौन आया था इसमें? देखिए सबसे पहले आया था आपका अल बरूनी आया था, ठीक है। अल बरूनी आया था। अल बरूनी के बाद इब्न बतूता आया। इब्न बतूता के बाद ट्रेवनियर आया। उसके बाद मनूची आए। तो इस प्रकार से जो इसमें ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है, ठीक है। तो अब चलिए इसका जो डिटेल दिया हुआ है, इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है। और आप लोगों में से कुछ लोगों ने कमेंट करके कहा था कि नहीं आप ही पढ़ के बता दिया करिए, इससे जो है हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता है। तो ठीक है, मैं पढ़ के आपको बताती हूँ अल बरूनी के बारे में। देखिए ये अगर 3 मार्कर का क्वेश्चन मेंस में आता है तो आप वहाँ भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। अल बरूनी प्राचीन ख्वारिज्म देश का निवासी था। महमूद गजनवी की भारत विजय से पहले वह एक विद्वान राजनयिक के रूप में खीवा वंश के अंतिम शासक के दरबार में था। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय वह उसके साथ भारत आया था। तो ये हो गया अल बरूनी के विषय में। उसके बाद हम देखते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता क्या है? 1333 से 1347। यह मोरक्को का यात्री था। वह सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। देखिए 2 फैक्ट यहीं से मिल गए आपको। मोहम्मद तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। देखिए एक फैक्ट और निकल के आ रहा है
कि दिल्ली का काजी नियुक्त किया था मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बाद में 1432 ईस्वी में उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा। इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक में अपने यात्रा वृत्तांतों का वर्णन किया था। ये तो ना केवल 3 मार्कर्स के बल्कि ये 5 मार्कर्स के आंसर के लायक है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं ट्रेवरनियर के बारे में। फ्रांसीसी यात्री ट्रेवरनियर ने शाहजहां के शासनकाल में अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। यह पेशे से जौहरी था। 1638 से 1663 के बीच इसने 6 बार भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा का विवरण इसने ट्रैवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक में किया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं मनुची के बारे में। यह इतालवी यात्री था। 14 वर्ष की अल्पायु में ही अपने गृह नगर वेनिस से भागकर एशिया माइनर और फ्रांस की यात्रा करते हुए भारत पहुंचा था। इसने शहजादा दारा शिकोह से सेवा में तोपची के रूप में नौकरी की। बाद में चिकित्सक का पेशा अपना लिया। स्टोरिया दो मोगोर नामक संस्करण लिखा, जिसे 17वीं शताब्दी में भारत का दर्पण कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा, इसको एक बार आप फिर से पढ़िएगा सारे डिस्क्रिप्शन को। बहुत ही अच्छी जानकारियाँ इसमें दी हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? हमने अभी अभी अपने नोट्स में पढ़ा था। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? जो उलेमा हुआ करते थे वो दस्तार बंदान कहलाते थे। सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों का जो समूह होता था वो उलेमा कहलाता था, जिसे हम क्या कहते थे बाद में? दस्तार बंदान कहते थे, पगड़ी पहनने वाले, क्योंकि वे सिर पर आधिकारिक रूप से पहनी जाने वाली पगड़ी को धारण करते थे। ठीक है, चलिए प्रश्न 7 की ओर आ जाइए। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी? तो किसकी द्वारा ये सूचना दी गई थी? सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा। आइए पढ़ते हैं इसका डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। चुंबकीय दिशा सूचक का प्रारंभिक ज्ञान महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना सदरुद्दीन मोहम्मद अल औफी द्वारा दी गई थी। इनकी पुस्तक का नाम लुबाब उल अलबाब तथा जवामी उल हिकायत थी। जवामी उल हिकायत में ही इन्होंने दिशा सूचक यंत्र के बारे में संदर्भित किया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी इसमें से निकल के आई। अगले प्रश्न 8 की ओर चलते हैं। निम्न व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज्य किया। उनके राज्य से के सही कालक्रम का नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर आपने इतिहास को बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा है तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान है। तो देखिए, सबसे पहले शेरशाह, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया सुल्तान। बहुत ही आसान सा है। तो इसमें सबसे पहले रजिया सुल्तान आई। ठीक है, रजिया सुल्तान के बाद अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बाद शेरशाह और शेरशाह के बाद अकबर। मतलब 4 3 1 2, 4 3 1 2, मतलब इसका जो ऑप्शन सी है वो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न 9 की ओर। सही उत्तर चुनना है। अब कौन सा युद्ध कब हुआ? ये भी बहुत ही अच्छा और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जैसे ये था और एक दूसरा ये प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंदावड़ का युद्ध, तैमूर का आक्रमण, तालीकोटा का युद्ध और घाघरा का युद्ध। तो इसमें से देखिए सही उत्तर चुनना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो जैसे जो आपको बहुत अच्छे से याद हो ना वो आप सबसे पहले देख लीजिए। जैसे घाघरा का युद्ध आप सभी ने याद किया होगा 1529 में। ठीक है, घाघरा का युद्ध सभी को याद रहता है ना, 1529 में हुआ था घाघरा का युद्ध। दूसरा हमें हमेशा जो याद रहता है वो है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। ठीक है, तो ये दो आपके आसानी से बन गए। अब बचा तैमूर का आक्रमण। तैमूर आया था बहुत पहले 1398 में। ठीक है, सॉरी ये तैमूर का आक्रमण ये हो जाएगा। उसके बाद जो आपका बचा चंदावर का युद्ध, तो
1194 में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ऐसा जो आपसे पहले बन रहा है पहले आप उसको कर लीजिए। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है। देख लीजिए, घाघरा का युद्ध 1529, तालीकोटा 1565, तैमूर का आक्रमण 1398 और चंदावड़ का युद्ध 1194। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो चलिए देख लेते हैं कौन सा युग्म। फिर वही बात है यहाँ पर कि सुमेलित नहीं है। ठीक, तो चलिए जो सुमेलित नहीं है, तो देखिए इसमें सबसे पहले तो आपको समझ में आ रहा है रजिया सुल्तान दिल्ली, बिल्कुल सही है। बाज बहादुर का संबंध मालवा से था, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और बहादुर शाह जफर और चांद बीबी, ये दो में आपका कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो बहादुर शाह जफर जो है उनका संबंध भी गुजरात से था। अब बची कौन? चांद बीबी। चांद बीबी का जो संबंध है वो अवध से नहीं था। ठीक है, तो आइए इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेते हैं। चांद बीबी अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निज़ाम शाह प्रथम की पुत्री थी, जिनका संबंध अवध राज्य से नहीं था बल्कि अहमदनगर के बीजापुर से था। जबकि बहादुर शाह का संबंध गुजरात से, रजिया सुल्तान का संबंध दिल्ली से तथा बाज बहादुर का संबंध मालवा से था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये अभी तक हमने जितने भी प्रश्न पढ़े हैं ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। चलिए प्रश्न 11 में आते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर आपको विचार करना है। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगालियों का भारत पे आक्रमण और फिरोज तुगलक की मृत्यु। आपको क्या करना है, इसको सही क्रम में जमाना है। फिर वही बात कि अगर आपने इतिहास को बहुत क्रम से पढ़ा हुआ है तो आपको ये बहुत आसानी से बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें किसकी बात आ जाती है, क्या होगा? कुतुब मीनार का निर्माण होगा पहले। पहले क्या होगा? पहले देखिए आप, पहले होगा इसमें कुतुब मीनार का निर्माण होगा। कुतुब मीनार के निर्माण के बाद आपका क्या होगा? फिरोज तुगलक की मृत्यु हो गई। फिर 2 और 4 आप देख लीजिए, 2 और 4 ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। 2 और 4 नहीं, 2 और 4 आपका देखिए बी में भी समझ में आ रहा है ना। तो अब इन दोनों में कन्फ्यूजन 3 और 1, इसमें 1 और 3। तो अब क्या हो गया आपका? उसके बाद फिर क्या हुआ था? फिर पुर्तगालियों का भारत आगमन हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है उसका मतलब ये गलत है और ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। प्रश्न 12, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। चलिए करते हैं कालानुक्रम में व्यवस्थित। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, अफगान षड्यंत्र, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, तराइन का युद्ध। अब आप देखिए इन सभी में सबसे पुराना तो आपको पहले ही समझ में आ गया होगा कि तराइन का युद्ध जो है वो सबसे पहले आएगा। ये तो आपको बात पहले ही समझ में आ गई होगी कि तराइन का युद्ध सबसे पहले आएगा, मतलब जिसमें 4 पहले पर है। ये देखिए सीधे से ऑप्शन ए, बाकी कहीं पर आपको पहले नंबर पे 4 नहीं दिख रहा है, तो यहीं से क्लियर हो जा रहा है कि ऑप्शन ए ही सही है। ठीक है, लेकिन एक बार देख लेना चाहिए। तो पहले तराइन का युद्ध हुआ, फिर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई, फिर अफगान षड्यंत्र हुआ और सबसे आखिर में मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण किया गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, डिस्क्रिप्शन पढ़ देते हैं इसका। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वी राज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई। अफगानपुर का षड्यंत्र, उलुग खां द्वारा सुल्तान गयासुद्दीन की हत्या हुई। 1325 में उसे दोषी माना गया। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद से देवगिरी लाया। तो इस प्रकार से ये क्रम आपको दिया गया है। चलिए अब आते हैं प्रश्न 13 की ओर। निम्नलिखित अवतरण पर ध्यान दीजिए। वैसे ये इस तरीके से अवतरण वाला प्रश्न आप देख के समझ जाएंगे कि ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो ज़्यादातर ये देखिए IAS लेवल का है, लेकिन फिर भी एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। क्या दिया है अवतरण? अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री
जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग इतनी यात्रा की। अब ये पूछ रहा होगा अवश्य कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, तो आप नहीं भी है तो आपको पता चल जाएगा कि इब्न बतूता इसका आंसर होगा। चलिए ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन शायद कुछ अच्छा हो, डिस्क्रिप्शन को हम पढ़ते हैं। 1271 ईस्वी में अपनी यात्रा प्रारंभ कर मार्को पोलो 24 वर्षों तक लगभग 2400 मील की दूरी तय की। मंगोल शासक कुबलई खान से सहायता प्राप्त मार्को पोलो की यात्राओं में मध्य पूर्व, मध्य एशिया, चीन एवं मंगोलिया शामिल थे। निश्चित रूप से मार्को पोलो शिखर यायोर में से एक था, किंतु मोरक्को का इब्न बतूता भूभाग की लंबाई एवं विशालता की दृष्टि से मार्को पोलो से भी बड़ा घुमक्कड़ था। उसने दक्षिण अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण एवं पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया एवं चीन के 44 देशों में लगभग 7300 मील मतलब लगभग 1,17,000 किलोमीटर की दूरी तय अपने 30 वर्षों के दौरान उसने की थी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 14, नीचे के युग्मों में एक ओर प्राचीन और मध्य युग के राजाओं का नाम है और दूसरी ओर उनके विरचित ग्रंथ है। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है, इसको आपको देखना है। तो क्या ध्यान रखना है आपको? सही सुमेलित है। तो सही में आपका आएगा केवल चंद्रदेव वर्मन का मत विलास प्रहसन। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है वो आपके गलत हैं। ठीक, तो पढ़ लेते हैं। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद की रचना की थी। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। भोज ने सम्रांगण सूत्र एवं सोमेश्वर ने मानसोल्लास नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या कहता है? दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सबसे कम समय तक शासन किया था खिलजी ने। अब यहीं पर बात आती है कि अगर खिलजी ने सबसे कम समय तक प्रशासन किया था तो सबसे अधिक किसने किया था? सबसे अधिक किसने किया था? तुगलक ने किया था। ठीक है, सबसे अधिक किसने किया था? तुगलक ने अधिक, और ये सबसे कम। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासन के अधीन सेवा नहीं की थी? आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासन के अधीन सेवा नहीं की थी? देखिए भाई, ये प्रश्न आपका MPPSC प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने किया था। चलिए इसका डिस्कशन पढ़ लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है? आइन उल मुल्क मुल्तवी ने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के अधीन अपनी सेवा प्रदान की। अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में आइन उल मुल्क मुल्तानी को मध्य भारत भेजा, जहां उसे मालवा पर विजय प्राप्त की। वह अपने अंतिम दिनों में दक्षिण विजय में व्यस्त रहा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 17 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन सी सही होगा, जौहर प्रथा। जौहर प्रथा के बारे में आप सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा करने के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ था। इसमें सभी राजपूत पुरुषों के युद्ध में मारे जाने के पश्चात किले में सभी स्त्रियां सामूहिक रूप से चिता में कूदकर अपनी जान दे देती थी। सती प्रथा एवं बाल विवाह जैसी प्रथाएं यद्यपि राजपूतों के समय बढ़ी, तथापि ये पहले से चली आ रही थी। चलिए ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न 18।
निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों में से कौन सा जैन धर्म का अनुयायी था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। चलिए, तो कौन था? हेमचंद्र सूरी जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। पढ़ते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। हेमचंद्र सूरी मध्यकालीन विद्वान लेखकों में जैन धर्म का अनुयायी था। यह जयसिंह सिद्धराज के दरबार को सुशोभित करता था। उसी से प्रभावित होकर जयसिंह सिद्धराज ने आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण करवाया था और उसने उसमें जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित करवाई थी, जो अनंतर एक जैन तीर्थ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आप प्रश्न 19 सूची 1 और 2 को मिलान करना है। अब इसमें भी वो दिया है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। प्लासी का युद्ध, कलिंग का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध और तराइन का युद्ध। उम्मीद है वैसे भी आपको ये सारे प्रश्न पता ही होंगे, तो आप इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी दिया है। अब सबसे अच्छा ये है कि इसमें आप इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये 3 मार्कर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये सारी जो युद्ध की घटनाएं हुई हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, तो आपको सभी को इनकी तिथियां याद होगी। तो आइए डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, नवाब की सेना का नेतृत्व राजद्रोही मीर जाफर, यार लतीफ तथा राय दुर्लभ ने किया, जिनके विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई थी। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 में हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए कलिंग का युद्ध सभी लोग जानते हैं। अशोक ने, क्योंकि ये यही युद्ध था ना, इस युद्ध के बाद ही उनका हृदय परिवर्तन हो गया था, तो कलिंग का युद्ध महत्वपूर्ण है। कलिंग का युद्ध जो है अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे ऐसा बताया जाता है और 50,000 लोगों को बंदी बनाया गया था। इस युद्ध के बाद अशोक ने अपना जो धर्म है वो बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के बारे में अशोक के 13वें शिलालेख में, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर ये पूछा जाए कि कौन से शिलालेख में, तो 13वें शिलालेख में इसकी विस्तृत जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए अब देखिए हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध क्या है? 1576 ईस्वी में जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और हल्दी घाटी का युद्ध सम्राट अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच लड़ा था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। अब आती बात तराइन का युद्ध, सभी लोग जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच यह युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें मोहम्मद गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण क्या हुई थी? उनकी जीत हुई थी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20 सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। चलिए मिलाइए। अकबर, मोहम्मद तुगलक, इल्तुतमिश और शेरशाह, और एक साइड में दिया है उनसे संबंधित जो कुछ सड़क आज़म, चहलगानी अमीर, आईन दहसाला और प्रतीक मुद्रा। उम्मीद है इसके बारे में भी आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। आप लोग मिलान करिएगा इसका, और इसका जो सही उत्तर ऑप्शन बी दिया है, मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन को पढ़ देती हूँ। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़कों में विशेष उल्लेखनीय सड़क लाहौर से लेकर सोनारगांव बंगाल तक जाती थी, जो सबसे लंबी थी तथा सड़क ए आजम के नाम से जानी जाती थी। प्रतीक मुद्रा मोहम्मद तुगलक ने जारी किया था। आईन दहसाला पद्धति का संबंध अकबर की भू राजस्व से थी। चहलगानी अमीर या तुर्क चहलगानी जो थी वो का दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न 21 मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपानह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो पनही और ये जो है आप देख रहे होंगे आप, ये भी प्रश्न जो है वो ये देखिए 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है और इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, जूता जो है उसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
बस कुछ ही प्रश्न शेष रह गए हैं। आप लोग को इतना समय नहीं लगेगा, आप लोग स्पीड बढ़ाकर भी यूट्यूब पर बाद में इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आइए प्रश्न 22 की ओर। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। किसकी खेती नहीं करता था? मक्के की खेती नहीं करता था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इसका डिस्कशन पढ़ते हैं। कृषि भारतीयों की जीविका का प्रमुख आधार था। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषक ही थी। उर्वर भूमि एवं सिंचाई के साधनों की व्यवस्था के कारण यह उपज बहुत अधिक होती थी। देश के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न फसलें बोई जाती थीं। 13वीं 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक गेहूं, जौ, चावल, कपास, चना आदि की खेती करते थे, परंतु वे मक्के की खेती नहीं करते थे। धान, गेहूं, इस ईख और कपास की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। मक्का मुख्यतः पुर्तगाली लेकर आए थे। ये भी एक चीज आप याद रखिएगा। मक्का मुख्यतः कौन लेकर आए थे? पुर्तगाली लेकर आए थे। दक्षिण भारत में विभिन्न मसाले उपजाए जाते थे। चलिए ठीक है। अब आखिरी प्रश्न है हमारा, प्रश्न 23। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टकिल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? तो मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टकिल का जो पदनाम है वो ग्राम मुखिया के लिए प्रयुक्त में लाए जाते थे। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो ऑप्शन सही है। ठीक है। तो चलिए इसका भी हम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है? थोड़ा सा बड़ा डिस्क्रिप्शन है, बट हो सकता है कोई नई जानकारी निकल कर सामने आए। भारतीय राजनीतिक विज्ञान एसोसिएशन के जनवरी मार्च के अंक में, अच्छा ये काफ़ी लंबा चौड़ा दिया हुआ है और ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है, और वीडियो भी लंबा हो रहा है। तो आप लोग चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। ये कोई बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं दिख रहा है मुझे। तो ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगली क्लास में हम मिलेंगे उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंशों को लेकर। ठीक है। तो तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें, क्योंकि रिवीजन ही एक वो तरीका है जिससे हम याद रख सकते हैं हर चीज़ों को। ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।